Hey guys, welcome to our YouTube channel. This is Dipanshu Soni coming up with a new series to provide commerce students some basic concept knowledge about this field. So, I'm going to start with chapter 2 of macroeconomics, that is very crucial to understand national income. It is basically not a separate chapter. It is one of the chapter of national income, but I'm preferring Sandeep Garg book, so it is a separate chapter. Now, what we have to see in this chapter, we are having 8 learning objectives, and in this particular video I am going to cover 4 out of 8 topics, and the 4s are domestic territory, who are the normal residents, what are the factor income and transfer income, and what are final and intermediate goods. So let's start with domestic territory. What is domestic territory? डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, और इसका अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो किसी भी कंट्री की जो जोग्राफिकल एरिया होता है, जो जोग्राफिकल एरिया मतलब जहाँ तक भी जो पॉलिटिकल कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है कोई भी कंट्री, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में मतलब काउंट होगा. अब सिर्फ इतना ही कवर नहीं होता इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में, और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि हमारे पास हैं शिप्स एंड एयरक्राफ्ट. जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट होते हैं, जो ओन्ड करे होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स ने, वो भी हम इसको इन्वॉल्व करते हैं किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया की. फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया का कोई प्लेन है, वो इंडिया के किसी मतलब नॉर्मल रेसिडेंट ने ओन कर रखा है, और वो किसी चाइना या साउथ कोरिया के बीच में चल रहा है, तो कहने के लिए तो वो हमारे पॉलिटिकल एरिया जो जोग्राफिकल एरिया वहाँ से बाहर है, बट स्टिल वी विल इंक्लूड इट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी. द नेक्स्ट वन इज़ फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स वगैरह जो होते हैं, जहाँ तक जैसे इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, तो वैसे तो वो किसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में आते नहीं हैं, लेकिन हर कंट्री को एक एक्सक्लूसिव राइट दे रखा है ऑपरेशन के, कि यहाँ तक आप ऑपरेशंस कर सकते हैं. तो इंटरनेशनल वाटर्स में जो भी फिशरमैन्स वगैरह होते हैं, जितने भी रिग्स नेचुरल गैस की रिग्स वगैरह होती हैं, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इन्वॉल्व की जाएंगी. एंड द थर्ड वन इज़ एम्बेसीज एंड कंसल्टेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट. ये क्या होती हैं? एम्बेसीज वगैरह, एम्बेसीज वो होती हैं, जैसे कि आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया की एम्बेसीज कुछ चाइना में हैं, अमेरिका में हैं, तो ऐसे ही हर कंट्री में दूसरे पर्टिकुलर कंट्री की एक एम्बेसी होती है. तो मान लीजिए जैसे इंडिया की एम्बेसी कहीं बाहर है, तो वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी. तो ये 3 चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में भी काउंट होंगी. अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट नहीं होंगी, जैसे मैंने अभी आपको एम्बेसीज इंडिया के बारे में बताया, ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी और कंट्री की एम्बेसीज हैं, जैसे कोई भी साउथ अफ्रीका की इंडिया में है, तो वो भी हमारे यहाँ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होंगी. वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगी? वो साउथ अफ्रीका की भी काउंट होंगी. और इसी तरीके से जो कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ मतलब जैसे कि यूएनओ है, WHO, मतलब जो किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, तो वो वैसे ही किसी जैसे इंडिया में मान लीजिए उसका कोई हेड ऑफिस है यूएनओ का, WHO का, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा. तो ये है डोमेस्टिक टेरिटरी. इस चैप्टर में डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इन्वॉल्व होता है, ये 3 चीज़ें हैं, और जो नहीं होता वो ये है. ये एक छोटी सी टेस्ट योरसेल्फ दे रखा है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हम नॉर्मल रेसिडेंट की तरफ. तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं? किसी भी कंट्री में नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब वो दो चीज़ें क्या होंगी?
पहला तो वो पर्सन उसी उसी कंट्री में रिसाइड करना चाहिए। सबसे पहला तो वो रिसाइड्स इन द कंट्री, उसी कंट्री में रहता हो, और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जहाँ पर कमा रहा है वो उसी को वहीं खर्च करे। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे कि मान ली कोई पर्सन इंडिया में है, वो सिर्फ जो इंडिया से कमा रहा है और कहीं उसको बाहर जाके खर्च कर रहा है, तो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं ट्रीट करेंगे। आया समझ में? तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए सेटिस्फाई करना। पहला, वो ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री एंड जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, तो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है कोई, जो उसी कंट्री में रिसाइड करती है एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दो चीज़ आती हैं जो हमने भी देखी होंगी। लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो पर्सन को डोमेस्टिक टेरिटरी में रिसाइड करना चाहिए, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसका उस कंट्री में। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होते हैं, कुछ चलिए उनको भी देख लेते हैं। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। पहला, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जो फॉरेन टूरिस्ट, मान लीजिए कोई इंडिया में एज अ फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर आ रहा है, तो हम उसको अपनी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो ऑर्डिनरी रिसाइड नहीं करता हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो सिर्फ ओनली अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है। दूसरा है हमारे पास फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। जैसे अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ जो स्टाफ काम कर रहा होगा, जो फॉरेन स्टाफ है, हम उसको भी अपने नॉर्मल रेसिडेंट नहीं करेंगे। क्योंकि पहली बात, जो एम्बेसी है हम उसको ही अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करते, तो वहाँ के स्टाफ को हम कैसे अपने नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट कर लेंगे? इस वजह से हम उनको भी अपने नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट नहीं कर सकते। और भी हैं इसमें ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स। थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम अपने यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट नहीं ट्रीट कर सकते। किसी भी कंट्री में ऑपरेट कर रही हूँ, वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं ट्रीट होते। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अभी हमने बात की थी यूएनओ WHO की, उसके अंदर भी जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भी, जैसे मान लीजिए इंडिया में है कोई यूएनओ और वो पर्सन कहीं फॉरेन का है और वो इंडिया के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो हम उसको भी इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट नहीं ट्रीट करेंगे। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। स्टिल वो रह रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, रिसाइड तो कर रहा है वो, बट फिर भी हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट में ट्रीट नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज़ लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम के लिए अगर वो रह रहे हैं ऐसे क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, जैसे कोई शिप वगैरह जाते हैं तो उसमें जो क्रू मेंबर्स जैसे इंडिया में आ गए और वो 1 साल से कम के लिए रिसाइड कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होंगे। एंड द लास्ट वन इज़ बॉर्डर वर्कर्स। जो लोग बॉर्डर पे काम करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे काम करते हैं और वो बॉर्डर को क्रॉस करके चले जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे देखेंगे आप, तो कुछ इंडिया के लोग नेपाल में कुछ काम करने चले जाते हैं और नेपाल के इंडिया में आ जाते हैं, और ये सब रेगुलर बेसिस पे चलता है, तो हम उनको नॉर्मल रेसिडेंट में कवर नहीं करेंगे। ये भी एक टेस्ट योरसेल्फ आ गई है। तो इस वीडियो में अभी तक हम कवर कर चुके हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी हमने देखा और नॉर्मल रेसिडेंट देखा। इनमें कोई डाउट हो देन यू कैन टेल मी। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप
मोस्टली लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, वो सिनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं इन दोनों टर्म्स को, बट नहीं, ये दोनों अलग हैं। सिटीजनशिप अलग है एंड रेसिडेंटशिप अलग है। चल देखते हैं एक बार, व्हाट इज़ सिटीजनशिप। इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट ऑन द प्लेस बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी पर्सन को जो सिटीजनशिप मिलती है ना, वो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से मिलती है। किसी भी पर्सन, हाँ, टू कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी सिटीजनशिप लेने के लिए। सबसे पहले वो पर्सन वहीं बॉर्न हुआ हो, उसी कंट्री में बॉर्न हुआ हो। फॉर एग्जांपल इंडिया की ले लेते हैं। अ पर्सन इज़ said to be a citizen of India if he is born in India। बॉर्न होने से ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है वैसे, लेकिन अगर कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ, कहीं और बॉर्न हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई पर्सन है फॉरेन का, वो इंडिया में आके रह रहा है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए कंपनीज़ वगैरह मांगती हैं कि यू शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टू वेज हैं जहाँ सिटीजनशिप मिल सकती है। इसमें एक चीज़ है देखने की कि जो सिटीजनशिप होती है ना, जो इंडिया में बॉर्न हुआ है उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन जो रेसिडेंटशिप है ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक कंसेप्ट ऐसे है, मतलब ये बेस्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जैसे हमने बात की थी, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज़ इट इज़ अ क्रूशियल कंडीशन दैट इज़ नीडेड टू बी फुलफिल्ड टू बी अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। अगर इंडिया में ही कमा रहा खर्च रहा है तभी वो रेसिडेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये पैसे से रिलेटेड है। लेकिन हाउएवर सिटीजनशिप ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप इट इज़ ए लीगल कंसेप्ट। अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो यही है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। आगे बढ़ते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी नॉर्मल रेसिडेंट दे रखा है, आप रीड कर सकते हैं इसको एक बार। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम क्या होते हैं? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू कमाई जाती हैं। मतलब फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हमने फैक्टर सर्विसेज दी हैं उसके बदले में हमको फैक्टर इनकम मिलती है। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मेनली ये जो लैंड, लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, ये किसने ओन कर रखे होते हैं? ये हाउस होल्ड ओन कर रखे होते हैं। तो आप एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए एक तरफ हाउस होल्ड है और एक तरफ है हमारी फर्म्स। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो फर्म्स को क्या देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ये हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें। तो फर्म्स इनके बदले में लैंड को क्या देते हैं? रेंट देंगे। लेबर को क्या? वेजेस देंगे। कैपिटल के इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? वो प्रॉफिट। तो यही है फैक्टर्स इनकम। फैक्टर इनकम मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो इनकम रिसीव हो रही है हम उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यही है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब आता है हमारे पास ट्रांसफ़र इनकम। तो जो फैक्टर इनकम होता है ना, वो तो कुछ एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं तब हमको जाके मिलती है फैक्टर इनकम। बट बिल्कुल अपोजिट है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम के लिए हमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न।
मतलब जो हमको ऐसे ही मिल जाती हैं, हमको कुछ भी एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ते, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस उसमें नहीं चलती। इट इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक तरफ़ा, मतलब किसी ने किसी को पेमेंट कर दिया ऐसे ही बिना कोई सर्विस रिटर्न में लिए, तो वो क्या होगा, ट्रांसफ़र इनकम है। इसके एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पे कहीं फ्लड आ गई, तो गवर्नमेंट क्या होता है वहाँ पे कुछ इकोनॉमी हेल्प करती है, वो कुछ पैसों से रिलेटेड। तो जैसे भी वहाँ पे भी कोई डोनेशन ग्रांट वगैरह जा रही हैं, तो ये सब क्या है, यूनिलेटरल चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ वन साइडेड कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे कोई भी एफर्ट नहीं लगाया और फ्री में ही किसी को इनकम रिसीव हो गई। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इसमें भी कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस नहीं करते। मैंने बताया जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है। ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी भी रिसीव हो सकता है और फॉरेन कंट्री से भी रिसीव हो सकता है। तो इसके एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन रहे, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं जैसे ओल्ड एज पेंशन है, वो कुछ नहीं, घर बैठे बैठे मिल जाती है बिना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए। और ये डिफरेंस है फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफ़र इनकम का, आप इसे देख सकते हैं। फैक्टर इनकम इट इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर इनकम, और ये विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो यही है बस इसमें फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और फाइनल टॉपिक है आज का, तो दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट आर द फाइनल गुड्स? दो तरीके के गुड्स होते हैं, पहला है फाइनल और दूसरा है इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, या फिर जिनका यूज़ हम सीधे इन्वेस्टमेंट में करते हैं। इन्वेस्टमेंट में कैसे, फॉर एग्जांपल आप मानिए कि मैंने आई एम एज अ हाउस होल्ड, किसी ने दूध परचेज़ किया और उसको कंज्यूम कर लिया डायरेक्टली, तो वो फाइनल गुड्स है उसके लिए। और मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल ने कोई फर्नीचर वगैरह ख़रीदा, तो वो उसके लिए एज ए इन्वेस्टमेंट है, वो अपने स्कूल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सब फर्नीचर वगैरह ख़रीद रहा है, तो ये भी फाइनल गुड्स है। एक्चुअली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को जो डिफ्रेंशिएट करने का एक क्राइटेरिया है, वो उसका नेचर ऑफ़ यूज़ है। आप उसको मतलब किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, हाउस होल्ड जैसे दूध वाला एग्ज़ाम्पल दिया, तो जैसे मान लीजिए मैं अगर एज ए पर्सन उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो फाइनल गुड है। बट अगर वही दूध कोई शॉपकीपर ख़रीदे, डेयरी वाला ख़रीदे, तो वो उसका क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा, या फिर उसको आइदर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेगा, मतलब उससे कुछ पेड़े बनाएगा या फिर कुछ बर्फ़ी वगैरह या रबड़ी वगैरह, तो वो फिर इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। चलो देख लेते हैं फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, या तो वो कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या क्या इंक्लूड होता है? गुड परचेज बाई कंज्यूमर गुड एज दे आर मीन फॉर फाइनल कंजम्पशन, लाइक मिल्क परचेज बाई हाउस होल्ड ने मिल्क परचेज़ किया, उसको डायरेक्टली कंज्यूम करा, एक तो ये। और गुड्स परचेज बाई फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मशीनरी परचेज़ की किसी फर्म ने कोई मशीनरी परचेज़ की, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट है, हम उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स जो होते हैं हम उनको ना तो रिसोल्ड कर सकते हैं, ना ही उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, मैंने बताया जैसे कि रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को डिफ़र करती हैं, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो विद इन द ईयर कंज्यूम हो जाती हैं। अगर जैसे कोई भी गुड्स हैं
जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए आपने परचेज़ की, तो वो अगर विद इन द सेम ईयर कंज्यूम हो रही हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड है। अगर नहीं कर रहे तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये देखते हैं पहले। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, जैसे रीसेल के लिए गुड्स, जैसे डेयरी शॉप ने ख़रीदा मिल्क तो ये इंटरमीडिएट गुड है। और गुड्स यूज़ फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे कि मिल्क से आप स्वीट्स वगैरह बनाएंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। आई होप आप यहाँ इसमें डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड। They are generally purchased by one production unit from another production unit, that is intermediate goods remains within the production boundary. Production boundary कॉन्सेप्ट थोड़ी देर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, तो इस पॉइंट को आप अभी रहने दीजिए। प्रोडक्शन बाउंड्री चलो मैं इसी में समझा देता हूँ। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, एक ये देखिए आप, प्रोडक्शन बाउंड्री ये है, जैसे कि एक बाउंड्री होती है, एक सर्कल जिसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन चल रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फार्मर लीजिए, फार्मर है, उसने प्रोड्यूस किया कॉटन 2000 रुपये का और उसको बी को बेच दिया। अब बी ने ऐसे ही उसका कुछ थ्रेड वगैरह बनाया, उसने सी को बेच दिया। तो ये क्या है, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, मतलब जो गुड है अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है। वो पहले तो कॉटन से क्या बना थ्रेड, थ्रेड से क्या बना क्लॉथ, तो इट इज़ इनसाइड अ प्रोडक्शन बाउंड्री, वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। बट जैसे ही इसका प्रोडक्शन हो जाता है और एक कंज्यूमर इसको फाइनली क्लॉथ परचेज़ कर लेता है, तो हम उसको, वो एक फाइनल गुड बन जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूम हो गया। और यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड्री में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया था कॉटन, उसको बेचा बी को, तो बी ने उसको एज ए इंटरमीडिएट गुड ख़रीदा। क्यों? क्योंकि उसको वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, और फर्दर प्रोडक्शन करेगा विद इन द सेम ईयर, और विद इन द सेम ईयर प्रोडक्शन करने के बाद वो उसको सी को बेचेगा। सी उसका क्या बनाएगा, क्लॉथ। तो जो थ्रेड आया सी के पास वो भी एज ए इंटरमीडिएट गुड आया। तो मतलब जब तक प्रोडक्ट विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है वो इंटरमीडिएट गुड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अबाउट इंटरमीडिएट गुड। और अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है वो डिराइव डिमांड होती है। डिराइव डिमांड मतलब कैसे होती है कि जो इंटरमीडिएट की गुड्स होते हैं उनकी खुद अपनी डिमांड नहीं होती, खुद अपनी डिमांड नहीं होती। मतलब एग्जांपल के तौर से आप इसको समझिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा फाइनल गुड है टी है, हमारी फाइनल गुड टी है, तो टी बनाने के लिए हमको शुगर की ज़रूरत है। तो जो शुगर जो इंटरमीडिएट गुड है उसकी डिमांड तब तक नहीं होगी जब तक हमको टी नहीं बनानी। शुगर की डिमांड हमको तब तक नहीं होगी जब तक हमको टी नहीं बनानी। जब हमको टी बनानी है तभी हमको चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चीनी की डिमांड जो है वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, वो डिराइव डिमांड है। मतलब अगर हमको फाइनल गुड कोई भी बनाना है, जैसे कि टी, अगर टी हमको बनानी है तो उसके लिए हमको शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुगर की जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है। मतलब शुगर की जो डिमांड अराइज़ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, टी की वजह से। तो इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड होती है। एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज़ मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है हम उसको फाइनल गुड्स में इन्वॉल्व मर्ज कर ही देते हैं। तो ये बस थोड़ा सा रह रहा है हाउ टू, हाँ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को। द डिस्टिंक्शन, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाउ टू क्लासीफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। जो डिस्टिंक्शन, मेन डिस्टिंक्शन होता है इसमें, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ। आप इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि हमको अगर क्लासीफाई करना है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, तो हमको उसका एंड यूज़ देखना पड़ेगा। शुगर इज़ एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज़ यूज्ड बाय स्वीट शॉप। अगर कोई स्वीट शॉप शुगर को यूज़ कर रही है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। समझ रहे हैं।
लेकिन अगर उसी को कोई कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है, वो फाइनल गुड है। सिमिलरली मिल्क इज़ एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज़ यूज बाय डेयरी शॉप फॉर रीसेल। रीसेल के यूज़ हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। और वहीं अगर दूध को हाउस होल्ड वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली तो वो फाइनल गुड है। तो जो डिस्टिंक्शन है वो मेड किस बेसिस पे होता है, उसके एंड यूज़ पे, ना कि उसके नेचर पे। एंड यूज़ से ये मतलब है हमको उसका। और एक चीज़ और है इसमें इम्पोर्टेंट कि गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड। जो गुड्स विद इन द सेम ईयर कंज्यूम हो रहे हैं वही इंटरमीडिएट गुड्स हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए हमने कोई भी गुड खरीदा, जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ खरीदा फर्दर प्रोडक्शन के लिए, आयरन खरीदी, आयरन से हमको स्टील बनाना था। तो अब इस ईयर में हमने आयरन की 1000 यूनिट्स मंगाई थी, 1000 किलो मान लीजिए, 1000 किलो। उसमें से हमने 700 किलो इसी ईयर में कंज्यूम कर ली फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो उसमें से जो 700 यूनिट्स हैं वही इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे, और जो बची कुछ 300 जो क्लोजिंग स्टॉक है हम उसको एज ए फाइनल गुड ट्रीट करेंगे। इसका एग्जांपल भी होगा, ये देखिए। सपोज एक्स लिमिटेड परचेज 10 टन्स कोल इन 2018 फॉर मेकिंग ग्लासेस, जिसमें से 7 टन से यूज़ हो पाया था कोल। तो उसमें 7 जो था वो इंटरमीडिएट गुड हमने ट्रीट करा था, और जो बचे नहीं 3 थे वो फाइनल गुड्स हमने ट्रीट करे थे। अब ये कुछ आइटम्स हैं जो कि कैटेगराइज ये आपको देखने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना बुक तो आपके पास ये वाली होगी। मैं संदीप गर्ग बुक इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड ये तो नेक्स्ट टॉपिक है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। सो थैंक यू ऑल, प्लीज़ like and subscribe our channel and also share it। मैं कुछ, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कहाँ गया, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।